हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन, जो कि दिसंबर 2022 टैट वाले नॉन मेडिकल के पेपर में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ये अगले 15 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमने फिर से स्टार्ट किया है नंबरिंग, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का आपसे पूछा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला। इट्स वेरी इजी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखोगे तो पहले फोर्स का आएगा mlt-2। उसके बाद आप इसको लेंथ से डिवाइड करो, तो l से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे l से l कैंसिल होगा और ये बनेगा ml0t-2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑल्सो सरफेस टेंशन कैसा फिनोमिना होता है? तो सरफेस टेंशन ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से जो भी चीजें होती हैं दे ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं। इसके बहुत सारे डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे आपसे मोस्टली पेपर्स में पूछी जाती है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो सफेरिकल शेप की होती है, व्हाट इज द काउज ऑफ इट? तो आप आंसर करते हो सरफेस टेंशन। उसके बाद आप जैसे ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश, तो पेंटिंग ब्रश को अगर आप वाटर में डालो, है ना, वाटर में डाला तो उसके जो भी ब्रिशल्स होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर से बाहर निकालते हो ये एकदम से ऐसे स्टिक हो जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से है? ये ब्रशेस एक्चुअली ट्राई करते हैं मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की। तो जब ये स्टिक होते हैं वो वाला सरफेस एरिया का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। फर्दर हम काउजेस का डिस्कस करें तो इसमें 2 तरह की फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं सरफेस टेंशन के लिए। तो पहली है कोहेसिव फोर्सेस, दूसरी है एडहेसिव फोर्सेस। आपने यहां पे ध्यान रखना है, जब आपकी कोहेसिव फोर्सेस जो है एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होती है तब वहां पे सरफेस टेंशन का फिनोमिना जो है वो होता है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे आप देख सकते हो, बाकी मैंने बोल दिया। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास अगला। एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है। लाइट और हैवी का मतलब क्या है? यहाँ पे मास से है। एक बहुत हल्की है, हल्की वाली का मास कम होगा, दूसरी बहुत भारी है, उसका मास थोड़ा ज्यादा होगा। अब बोला कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। आपसे पूछा है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो करने को बहुत आसान है। मोमेंटम के लिए आपने ध्यान रखना है ये जो मोमेंटम है आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा मोमेंटम। तो ज्यादा मास होगा आपका हैवी बॉडी का, तो हैवी बॉडी का ही फिर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। बाकी आप मैथमेटिकली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट इजी तरीका है, आप मास से याद रख लो। मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? लाइट वाले पार्टिकल की, है ना। तो आपका जो है ग्रेटर मोमेंटम होगा हैवी पार्टिकल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ग्रेटर मोमेंटम पूछा है, तो हैवी बॉडी का मास ज्यादा, हेंस इसका मोमेंटम भी ज्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक मैन है जो pulls a bucket out of the well by means of a rope. Work done by the gravity. तो ये देखिए, ये एक मैन है और ये वेल से जो है इसको पानी को बाहर खींच रहा है। तो ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, लेकिन ये ग्रेविटी के अपोजिट में फोर्स काम कर रहा है। तो जब वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, जब वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी देन इट इज टेकन एज द नेगेटिव। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपके पास? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4। आपसे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। एस्केप वेलोसिटी किसी भी चीज को, ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर किसी चीज को भेजने के लिए जो वेलोसिटी लगती है दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी की बात करें हम, अर्थ के लिए ये 11.2 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो अगर आपको अर्थ से बाहर भेजना होगा किसी चीज को तो एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, और अगर ऑर्बिटल से ही बाहर भेजना है, आपने पढ़ा है ना ग्रेविटी के बारे में, सन है बीच में, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं अदर वो
और एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो अर्थ भी ऐसे सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो उस ऑर्बिट के बाहर अगर किसी चीज को भेजना है तब क्या कहेंगे उसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात करें दोनों के रिलेशन की तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम, क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है। थोड़ा सा फर्दर इसको देखेंगे, ये है आपके पास आइस का स्ट्रक्चर, वाटर ले लो, आइस ले लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आइस जो है ना अंदर से क्या है, हॉलो है, खोखली है, इसीलिए आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, इसीलिए आइस की क्या है, लेस डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू वाटर। होना तो उल्टा चाहिए था ना, होना तो उल्टा चाहिए था, सॉलिड वालों की ज्यादा होती है डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन का रीजन, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे आइस में ऐसे वेकेंट स्पेसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आइस अंदर से क्या हो जाती है, हॉलो शेप होती है इसकी। तो इसी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करते हो तो एट 4 डिग्री सेल्सियस ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और ये पार्टिकल्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये स्पेसेस फिर क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इसीलिए पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, रियल गैस जो है बॉयल्स लॉ को कहां पे वो करती है, फॉलो करती है। तो कोई भी गैसियस लॉ है, जो रियल गैसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए एक कंडीशन होती है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए एंड प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, रियल गैसेस बॉयल्स लॉ को वैसे फॉलो आइडियल गैसेस करती हैं हर टेम्परेचर हर कंडीशन पे। आइडियल गैसेस का क्या केस रहता है, आइडियल गैसेस फॉलोज ऑल द गैस लॉज एट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, बट जो रियल गैसेस हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर ही जो है वो फॉलो करती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है। तो आपको दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, कि उसमें क्या होता है, टूटती है, कुछ टूटते हैं न्यूक्लियस। दूसरा है केमिकल रिएक्शन है नॉर्मल, या फिर बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो सन में एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस, अप्रोक्सीमेटली 71% पार्ट ऑफ द सन हैज हाइड्रोजन गैस। एंड ये हाइड्रोजन जो है ना आपकी, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ वहां पे मिलता है, जुड़ता है, तो यहाँ पे होता है आपका फ्यूजन। ये जो मिलना जुड़ना है इनका, इनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के हो जाते हैं ना, जब ये मिलेंगे तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं। और जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन शो करेंगे तब वहां पे बनेगा आपका हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, जनरल पार्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक कार है जिसकी स्पीड 3 टाइम्स हो गई, ओके, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है आपके पास ½ mv², ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। तो पहले v थी आपके पास वेलोसिटी, अब आप ले लो 3v, तो ½ m3v का स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा ½ m9v²। इसको आप लिख सकते हो 9 × ½ mv²। तो यहां पे देखो प्रीवियस के कंपैरिजन में ये थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो 9 टाइम्स अब ये ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी मत लिखना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी लिखना। तो अब ये क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, यस। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपको बोला है फोर्स कांस्टेंट के यूनिट्स। तो फोर्स कांस्टेंट हमारे पास निकलता है हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी आपका फोर्स होगा वो लेंथ कितना आप उसको स्ट्रेच करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर जब आप इसको यहां से हटाते हो
तब आपके पास आएगा ये ड्यूरिंग आपका, आप स्प्रिंग होता है ना आपके पास यूं, आप इसको क्या करते हो, स्ट्रेच कर सकते हो एज वेल एज कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ है, वेदर यू आर स्ट्रेचिंग इट और कंप्रेसिंग इट, हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज दैट एफ, फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी या आपका कंप्रेशन होगा। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाते हो, यहां पे कांस्टेंट लगता है के, हियर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके यूनिट आपसे पूछे गए हैं, इट इज फोर्स ओवर एक्स, फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट लिखा है इन्होंने, तो फोर्स का न्यूटन हुआ और साथ में हुआ पर मीटर, लेंथ के हुए मीटर, तो आंसर विल बी फर्स्ट, यस, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज्ड। तो यहां पे ये देखिए, ये आपके पास बोला कि लेंथ कम कर दी, तो यहां पे लेंथ के साथ में रिलेशन देखिए, फिर टाइम पीरियड भी के बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो लेंथ को डिक्रीज कर दिया, आपसे पूछा ये फास्ट चलेगा स्लो चलेगा, ना तो स्लो ना तो फास्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आप यहाँ पे टाइम पीरियड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। एल के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका टाइम पीरियड जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अब टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे आपका ये पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने को पहले इसे लग रहे थे 1 सेकेंड, सपोज यहां से यहां पे जाने में इसको पहले लग रहा था 1 सेकेंड, अब टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया, सपोज 2 सेकेंड हो गया, तो अब यहां से यहां पहुंचने में इसको थोड़ा और टाइम लग रहा है, ठीक है। एक टाइम पीरियड मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहां से यहां भी जाना है फिर यहां भी आना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड पहले लग रहा था, अब लग रहा है 2 सेकेंड, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, स्लो हो गया, तो हेंस इट विल गो स्लो, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपसे पूछा हुआ वाटर वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, तो वाटर वेव्स आपकी दोनों तरह की वेव्स, दोनों तरह की वेव्स हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल भी काउंट होती हैं एंड ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो भी काउंट होती हैं। आगे चलते हैं वॉट आवर। वॉट आवर किसके यूनिट्स होते हैं, तो वॉट आर आपके बेसिकली एनर्जी के यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एनर्जी के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, वॉट नॉर्मल है, अगर बड़ा लेना हो कमर्शियल लेवल पे किलो वॉट यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये रिलेशन भी पहले पेपर में पूछी गई है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी के वैसे तो यूनिट्स जूल होते हैं, नॉर्मली हमें एनर्जी को मेजर करना हो तो हम जूल्स में मेजर करते हैं, तो जूल्स और किलोवाट आवर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रखें इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। आया कहां से, 1 किलोवाट को आपने वॉट में लिखा, फिर 1 आवर के आपने सेकंड्स बनाए, बस इनको मल्टीप्लाई किया और वहां से रिलेशन आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। तो ये नोड्स हैं, एक ये है एक ये है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो देखो एक वेवलेंथ आपको बोला जाए तो यहां से लेके यहां तक है लैम्डा, अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो ये क्या होता है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। अगर लैम्डा आप वेवलेंथ मान के चल रहे हो तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, इट इज सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर यहां से हो सकता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर, इसके रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट चलता है रिटेंटिविटी, कोएरिसिविटी, है ना, वो सारे चलते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मली याद रखना है सॉफ्ट आयरन जो है हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ये देखो ये बनाया हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, एक कॉइल ली है जिसपे कॉपर वायर इंसुलेट की हुई है और उसको बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका बन जाता है। ये जो एंड है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके पास, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, ये इमेज आपको आई थी पेपर में, तो एक रेजिस्टर 2 ओहम है, नीचे वाला भी है, तीसरा क्या है
3 ओम। अब देखो यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल ही तो सॉल्व करना है आपने। तो सीरीज में तो क्या होते हैं भाई, रेजिस्टेंसेज आर डायरेक्टली एडेड अप, लाइक R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा डायरेक्ट सीरीज में। बट पैरेलल में इट इज 1/R इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है। अब इसमें कैसे करना है, ये दो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे आपका कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, है ना, तो ये चार्जेस यहाँ पे सेपरेट हो गए। जब चार्जेस सेम होते हैं तब वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर चार्जेस डिफरेंट हुए इट मींस नाउ इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो पैरेलल लगा के, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना आएगा ये 1/R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। यहां से R निकाल लो, R की वैल्यू कितनी आई 1। अब ये जो इन दोनों को सॉल्व करके आया 1, इसको लिखा हमने यहाँ पे, तो ये जो 1 है अब इस 3 ओम के साथ किसमें होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये ऐसे बना, ऐसे, तो ये 1 ओम है आपके पास, ये 3 ओम है आपके पास, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाइए डायरेक्ट ऐड होंगे ये, तो R आएगा आपके पास 1 ओम प्लस 3 ओम विच इज इक्वल टू 4 ओम, हेंस 4 ओम विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या दिया है 7 ओम, 7 तो इसका नहीं आएगा हियर, 4 ओम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 ओम, 4 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट सेकंड। इसी के साथ आपका फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हुए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।